नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधार और हमारे साथ जुड़े हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। इस चर्चा में हम जानेंगे समझेंगे जीडीपी के आंकड़ों को। दूसरी तिमाही के आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं। पता चला है कि जीडीपी दूसरी तिमाही में मौजूदा वित्त वर्ष की 8.4% से बढ़ी है। फीसदी का परसेंटेज का मतलब छोड़िए, थोड़ी देर को ऐसे समझिए कि पूरे देश में जितनी वस्तुएं और सेवाएं हम अगर जोड़ लें और उनका बाजार मूल्य निकालें तो वो जीडीपी है। आंकड़े बताते हैं कि दूसरी तिमाही में सभी वस्तुओं का और सेवाओं का जो मूल्य है बाजार का वो 35 लाख करोड़ है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 32 लाख करोड़ था। लेकिन कोविड से पहले वाली, अगर कोविड के साल से पहले वाले साल में देखें तो उस तिमाही में ये नंबर 35,61,000 करोड़ का था। यानी कि अगर आप सेहत के हिसाब से पूछें तो देश की आर्थिक सेहत कैसी है, तो अगर आप अपनी बीमारी का हाल बताते हैं तो आप ऐसे ही बताएंगे कि पहले से आराम है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। सर, कुछ ऐसा ही है जीडीपी का नंबर? हाँ, जीडीपी का नंबर जैसा कि हम देखते हैं शुभम की, जब भी मंदी की स्थिति होती है खासतौर से जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय हमें प्रतिशत को समझना मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम प्रतिशत में समझ सकें, क्योंकि उसमें एक बेस इफेक्ट प्ले करता है। उस बेस इफेक्ट की वजह से एब्सोल्यूट नंबर में, वास्तविक रूप में किसी एक निर्धारित समय में 3 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्पादन कितना हुआ है उसे समझना जरूरी है। और उस हिसाब से जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो हमें 2 संकेत दे रहे हैं। एक संकेत तो ये दे रहे हैं कि इस साल की पहली तिमाही में जो जून में हमने तेज ग्रोथ देखी थी, उस ग्रोथ का असर हमें अगली तिमाही में दिखाई दिया और इसलिए भारत का सकल उत्पादन एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि पिछले साल से ये उत्पादन बेहतर है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से। हालांकि एडवांस एस्टीमेट है, इनका जब संशोधित आंकड़ा हमारे सामने आएगा तब हमें पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसके अलावा तीसरा जो पहलू वो ये कि अगर हम प्री कोविड लेवल से इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आकलन कोविड के पहले से शुरू होता है, जहां से भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में गई थी, वहां से हमें थोड़ा सा सुधार तिमाही आधार पर दिखाई देता है। अंशुमान जी की बातों में 2 बातें गौर से समझिए। पहला, बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले ही मनी 9 ने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखिए और समझिए बेस इफेक्ट है क्या। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि कोविड से पहले वाला जो साल था वहां से हम थोड़ा सा सुधरे हैं। हालांकि ये बात यहां पर बता देनी जरूरी है कि कोविड से पहले भी हम दरअसल 15-17 महीनों की मंदी से जूझ रहे थे, वहां भी हम मंदी की स्थिति में थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस नंबर को और खोलते हैं, इस नंबर को अलग अलग करते हैं, महीन पीसते हैं और हम इस नंबरों को 2 तरीके से समझेंगे। एक, कमाई के संदर्भ में, हमारी कमाई कैसी बढ़ी, और दूसरी खपत के संदर्भ में। तो सबसे पहले बात कमाई की। कमाई यानी कि रोजगार की। सर, जो 3 सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, क्या स्थिति है वहाँ पर? हाँ, अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर हिसाब से देखें, मतलब तिमाही के आधार पर देखें, तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में एग्रीकल्चर में ग्रोथ तो अच्छी है, पर वैल्यू टर्म्स में या वास्तविक कीमत की दृष्टि से बहुत बढ़ोतरी नहीं दिखती। अब ये आंकड़ा जटिल है, करीब करीब 4,86,000 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि 4,07,000 करोड़ के आंकड़े में Q2 में दिखाई देता है। इसका अर्थ यह है कि इस दौर में अगर महंगाई बढ़ी है तो उस बढ़ती हुई महंगाई का असर हमें किसानों की या एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी की में लोगों की आय पर नहीं दिखाई देता। अब एक दूसरा आंकड़ा इसके संदर्भ में देखना जरूरी, जो इसमें नहीं है जीडीपी के नंबर में। हमारे पास रूरल वेज ग्रोथ के आंकड़े आए हैं, और अगर रूरल वेज ग्रोथ का आंकड़ा आप पिछले 1 साल का देखें तो भारत में ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय प्री कोविड लेवल पर ही है, अगर हम महंगाई को उसमें शामिल कर लें। ये रोजगार की दृष्टि से ये पहला आंकड़ा है जिसको गौर से देखना जरूरी है। और अगर हम प्री कोविड लेवल के हिसाब से देखें, कोविड से पहले की परिस्थिति के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई देती है। तो यदि आप प्रतिशत में देखेंगे तो 4-4.5% की विकास दर है, लेकिन अगर आप वास्तविक उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे, जिससे कि लोगों की आय प्रभावित होती है, तो वहाँ हमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, खासतौर पर महंगाई को मिलाने के बाद। दूसरा जो रोजगार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कंस्ट्रक्शन है या भवन निर्माण है। भवन निर्माण क्षेत्र में हमें ग्रोथ रिवाइव होती दिखाई देती है। Q2 में करीब 7.5% की ग्रोथ रेट हमें दिखाई दी, जो कि इससे पहले की तिमाही में 6% के आसपास थी, और पिछले साल बेस इफेक्ट के कारण -7.2% थी। इसका मतलब यह है कि भवन निर्माण में या मकानों के निर्माण में ग्रोथ वापस लौट रही है, निवेश बढ़ रहा है। लेकिन फिर वहीं हम लौट कर आते हैं, अगर हम इसे वैल्यू टर्म्स में देखें तो अभी हम प्री कोविड लेवल से, कोविड से पहले के स्तर से काफ़ी पीछे हैं। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का GVA था कंस्ट्रक्शन में, जो अभी 2,40,000 करोड़ रुपए पर है। यानी हम महंगाई के आधार पर कंस्ट्रक्शन में मिलने वाले जो रोजगार हैं और उनकी दृष्टि से अगर उत्पादन का वैल्यूएशन देखेंगे तो अभी भी रोजगार की दृष्टि से कंस्ट्रक्शन सेक्टर वहां नहीं पहुंचा है जहां वह कोविड के पहले खड़ा हुआ था।
बिल्कुल। यानी कि दोनों सेक्टर्स के अंदर अगर झांकिए तो यही समझ में आता है कि हाल पिछले साल कोविड वाले साल से बेहतर है, लेकिन कोविड से पहले से अगर आप इस साल की तुलना करें तो अभी हम लगभग उसी स्थिति में या उससे थोड़ा सा कम ही है। सर, अगर हम एक चीज़ यहाँ पर जो समझनी ज़रूरी है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि जीडीपी के आंकड़ों में नहीं दिखता है, वहाँ कमाई की स्थिति अगर हम देखें तो वो कैसे नंबर, कैसा अनुमान हम लगा सकते हैं? शुभम, हमने कोविड के दौरान भारत में एक बड़ा गैप देखा इनफॉर्मल और फार्मल सेक्टर में, जो आमतौर पर जीडीपी के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और बड़ा हिट या बड़ा असर भारत में इनफॉर्मल सेक्टर पर आया था कोविड लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद भी बहुत सारे सरकार के सर्वे, बहुत सारे सेकेंडरी आंकड़े, बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट से बताती हैं, वो इसमें नहीं दिखाई देता है। और इसलिए अगर हम उसके उत्पादन के आंकड़ों को भी इसमें शामिल करेंगे तो शायद हमें जीडीपी का नंबर रोजगार की दृष्टि से उतना प्रभावी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां बंद होने, बहुत सारे छोटे उद्योगों का कामकाज रुकने और उन्हें कई तरीके के संकट का सामना करना पड़ा है। पूरा का पूरा जीडीपी चूंकि जीवीए बेस्ड है, जीवीए में हम फार्मल सेक्टर की इकोनॉमी पर के आंकड़े कलेक्ट करते हैं। सरकार उन इकोनॉमीज के आंकड़े लेती है, उन कंपनियों के आंकड़े लेती है जो सरकार के को फॉर्मली रिपोर्ट करते हैं। तो जो अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र है, उसके आंकड़े हमें इसमें नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस बड़ी तस्वीर को उस तस्वीर से मिलाने की कोशिश करें जहां आय बढ़ने की गुंजाइश कम दिखाई देती है इकोनॉमी में रिकवरी के बाद भी, तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि तापमान असंगठित क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगारों का क्या होगा। बिल्कुल। एक चीज़ इसमें और जोड़ना ज़रूरी है कि आज ही हमारे पास, जब हम इसे कर रहे हैं तो हमारे पास रोजगार का आंकड़ा आया है सीएमआई से, जो ये बता रहा है कि पिछले महीने में भारत में बेकारी की दर, अर्बन बेकारी की दर 8.5% के आसपास है, और जो मूविंग एवरेज है वो पिछले 6 महीने का 7-7.5% के आसपास है। यानी जो रिवाइवल हमें दिख रहा है इकोनॉमी में पिछले 2 क्वार्टर में, वो रिवाइवल हमें रोजगारों में रिफ्लेक्ट होता नहीं दिखता है, नौकरियों में बढ़ोतरी में दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। अगर सर रोजगार के ही नज़रिए से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बात वहीं पर है, अगर हम रोजगार के नज़रिए से इन्वेस्टमेंट को देखें, सरकार के खर्च को देखें, तो वहाँ क्या स्थिति है, या प्राइवेट कंजम्पशन को हम देखें, खपत की बात हम बाद में करें, उससे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें, कैपेक्स देखें, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकार का खर्च है, वहाँ क्या स्थिति बन रही है? हाँ, अब जीडीपी का एक एक्सपेंडिचर कंपोनेंट होता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उसका कमाई का कंपोनेंट है या उत्पादन का कंपोनेंट है। जीडीपी के जो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट के आंकड़े हैं उसमें 2-3 चीज़ें गौरतलब हैं। अगर आप पिछले साल की पहली तिमाही के आधार पर देखें, जहां हमें बेस इफेक्ट या पिछले साल का गड्ढा दिखता है, जहां हम 24% की गहराई में थे, उसकी तुलना में देखें तो जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था में पूरा पूंजी निवेश, उस पूंजी निवेश का हिस्सा हमारी आपके खर्च भी है, उद्योगों का निवेश भी है, और बाकी जो सरकार खर्च करती, वो तीनों चीज़ें उसमें शामिल हैं। वो बढ़ता तो दिखाई देता है, करीब 11 लाख करोड़ के आसपास का नंबर हमें मिलता है, लेकिन प्री कोविड लेवल से अभी ये पीछे है और नीचे। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल खर्च, खपत और निवेश उस स्तर पर नहीं आया है जिस स्तर पर वो कोविड के पहले था, और जबकि वो कोविड का पहले का स्तर भी कोई बहुत अच्छा विकास की दर का स्तर नहीं था, क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपने ढलान के दौर में थी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे कीमती आंकड़ा होता है जीडीपी का, क्योंकि भारतीय जीडीपी 60% आम लोगों के खर्च पर चलता है। इसके आंकड़े में भी हमें पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी दिखाई देती है, जिसका असर शायद वो फेस्टिवल सीजन का और पेंट अप डिमांड का असर दिखाई देता है। लेकिन फिर हम वापस जाएं तो अभी लोग 20 लाख करोड़ नहीं खर्च कर रहे हैं 20-21 लाख करोड़ रुपए तिमाही में नहीं खर्च कर रहे हैं। जो औसत तिमाही का रन रेट है था भारत में कोविड से पहले तक 20 से 21 लाख करोड़ रुपए का तिमाही का आम लोगों का खर्च होता था, वो अभी भी 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास के स्तर पर टिका हुआ। यानी कि किसी भी गली से जाइए, पहुंच उसी मोहल्ले में रहे हैं कि हम पिछली तिमाही से तो बेहतर हैं, लेकिन कोविड वाले से पहले वाला साल देखें और उसकी तिमाही से अगर आप तुलना करें तो अभी हम कुछ कम हैं। अब इसके बाद जो सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आगे आने वाली अगर हम दिशा देखें, आपको क्या लगता है अब जो टैक्स कलेक्शन है या हम जो सेकेंडरी नंबर से अगर जोड़ें, डॉट्स कनेक्ट करें, तो क्या जीडीपी की स्थिति यहाँ से सुधरती दिख रही है? 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। जून के महीने में हमने जीडीपी में रिवाइवल देखा है, उत्पादन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी है, एग्रीकल्चर सेक्टर ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है। जो सेक्टर पिछली तिमाही में या उससे पिछली तिमाही में गड्ढे में थे, उनमें उभरने का और उनके पटरी पर वापस लौटने का रुख दिखाई दे रहा है।
एक हिस्सा जो अभी पूरी तरह से रिवाइव होता नहीं दिखा है इन 2 तिमाहियों में, वो डिमांड वाला हिस्सा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ रही है, जिसके के असर हमें रोजगार की कमी, महंगाई पर और बाकी चीज़ों पर दिखाई दे रहे हैं। इस जीडीपी में महंगाई का एक बड़ा कंपोनेंट है, और चूंकि ये आंकड़ा जब कलेक्ट हुआ था उसके बाद महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें और बाकी चीज़ें बढ़ना शुरू हुई हैं। हमने मनी 9 पर अभी आज समझाने की कोशिश भी की है कि कैसे महंगाई बढ़ने से कंपनियां रोजगार कम करती हैं, उनकी खपत में कमी आती है क्योंकि उनकी मांग गिरती है। वो हिस्सा भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में परेशान करेगा। तो 2 चीज़ें हैं, सड़क साफ है, अगर कोविड का कोई नया वेरिएंट या वायरस नहीं आता है और हम वापस उस स्थिति में नहीं पहुंचते जैसी कि दूसरे दौर के कोविड में थे, तो सड़क साफ है, चलने के लिए तेज, पर पैर में महंगाई का कांटा लगा हुआ है, और वो कांटा भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक लंगड़ाकर चलने पर मजबूर करेगा। एक आंकड़ा यहाँ समझना जरूरी है कि अगर कोविड नहीं हुआ होता और अर्थव्यवस्था केवल 5% की दर से बढ़ रही होती, छोड़ दीजिए 8% या 9% या 10% की विकास दर को, अगर 5% की दर से भी बढ़ रही होती तो 2022 में अर्थव्यवस्था का आकार करीब 160 लाख करोड़ होता, 160-61 लाख करोड़ रुपए होता। अब इसे हासिल करने के लिए इस पूरे साल में 22-20% की विकास दर चाहिए। तो हमने 2 क्वार्टर अपने सामने देख लिए हैं। एक क्वार्टर में बेस इफेक्ट के कारण 20% की विकास दर आई है, और दूसरा क्वार्टर 8.5% के आसपास है, जब हम पिछले साल 7.4% के कॉन्ट्रैक्शन में खड़े हुए थे। तो क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर इस साल को खत्म होने के बाद, अगली 2 तिमाहियों के बाद उस स्तर पर पहुंचेगी जहां हम कोविड से पहले थे? अगर उस स्तर पर पहुंचती है तो वो विकास दर, वहां से हम गिनती शुरू करेंगे ऊपर उठने की। तब तक तो ये बेस इफेक्ट है, हम गड्ढे में थे, वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर आने के बाद फिर गिनती वहां से। इकोनॉमिक सर्वे का भी नंबर शायद 149 लाख करोड़ के आसपास का था। इकोनॉमिक सर्वे का नंबर था कि 149 लाख करोड़ के आसपास का हिस्सा रहेगा, लेकिन हम उसमें 5% की ग्रोथ जोड़ लेते हैं। अगर 5% की सामान्य ग्रोथ भी होती और कोविड नहीं आया होता तो तब हम 2022 में 160 लाख करोड़ होते। तो क्या हम इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल किस लेवल पर जाकर खत्म होगी और प्री कोविड लेवल उसका क्या था? एक तुलना इस आधार पर होगी, और दूसरी तुलना इस आधार पर होगी कि कोविड से पहले का सबसे अच्छा साल कौन सा था। कोविड के बिल्कुल, जिस समय भारत की आर्थिक विकास दर 7% के आसपास थी, वह उस समय से तुलना होगी, तब हमें समझ में आएगा कि दरअसल पिछले 4-5 सालों में भारत में औसत लोगों की आय में, कमाई में, खपत में, बचत में कितनी बढ़ोतरी हुई। और जैसा कि अंशुमान जी ने अपने ही अब वक्तव्य में इससे पहले कहा कि 60% जो हिस्सा है वो हमारी आपकी खपत का है। हम और आप जो खरीदेंगे, हम और आप जो खर्च करेंगे, वही दरअसल जीडीपी को रफ्तार देगा। एक छोटी सी चीज़ और जोड़ना जरूरी है कि जहां हम जीडीपी को कमाई की दृष्टि से देखते हैं तो एक और फैक्टर है जो हमें आमतौर पर तिमाही आंकड़ों में नहीं मिलता, शुभम, जो हमें सालाना आंकड़ों में मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि हम जीडीपी को प्रति व्यक्ति आय में नापते हैं और भारत की आबादी को जीडीपी से विभाजित करते हैं। हालांकि वो आंकड़ा बहुत संतोषजनक या बहुत उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी देश की आय नापने का वो एक पैमाना है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जो IMF का आकलन हमारे पास है, उस हिसाब से 2020 वाला जो प्रति व्यक्ति आय का स्तर है वहां तक पहुंचने में भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024 आ जाए। तो यदि भारत 2 साल अभी और लगेंगे, तब हम उस स्तर पर पहुंचेंगे जो 2020 में हमारी आय थी। अब इसमें अगर आप महंगाई का फैक्टर और जोड़ लें तो भारत के आम लोगों की आय में अगर हम 6% 7% की औसत महंगाई जोड़ लें तो 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आम लोगों की आय कहाँ होगी? यहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय होंगी कि वो कितने कपड़े खरीदेंगे, कितने मोबाइल खरीदेंगे, कितनी कारें खरीदेंगे और कितनी मांग आएगी। बिल्कुल, रास्ता साफ है, पैर में महंगाई का कांटा है। ये कांटा कैसे परेशान कर रहा है, इस पर कई वीडियोज़ हमने बनाकर मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर डाले हैं, आप लोग ज़रूर उसको देखिए। जीडीपी के ऊपर नंबर पढ़ के जितना समझ आया उतना आकलन ये है, और गहराई से इन नंबरों का क्या मतलब है, कैसे आप इसे समझ सकते हैं, ये हम आपको अपने आने वाली शोज़ में बताएंगे, आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।